हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शंकर सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर शंकर पेट्स क्लब में। ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं पेट हेल्थ इशू से रिलेटेड आप लोगों को एडुकेट करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे पेट पेरेंट्स एज वेल एज जो पेट्स में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये चैनल मैंने स्पेशल बनाया है और मैंने शुरुआत की है। अब मैं इस पे काम करता रहूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पेट हेल्थ के बारे में आप जानें और उनका सही से बीमारियों को पहचानें और बेहतर से बेहतर इलाज करें तो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो पहला मैं यहाँ जो आज बहुत दिनों के बाद डिस्कशन करने वाला हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस पे एक फ़ोटो शेयर किया था और मैंने पूछा था कि ये बीमारी कौन सी है। तो काफ़ी लोगों ने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन मैं बता दूं कि डॉगी है। ये एक्चुअली एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम से सफ़र कर रही थी और दिस इज कॉल्ड एज पेम्पिगस फोलिएसिस। और पेम्पिगस फोलिएसिस एक इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी जो है खुद अपने केराटिनोसाइट्स के अगेंस्ट जो सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं, जो एडहेसिव मटेरियल होते हैं, उनके एपिडर्मल लेयर में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है और हेयर फॉलिकल और जो केराटिनोसाइट्स हैं इनके बीच के एडहेसिव मटेरियल को अटैक करता है, यानी इम्यून अटैक होता है। उसमें इस तरह के लीजन देखने को मिलते हैं और ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है। अगर आप देखें तो ये मेनली 3 तरह का होता है। पहला जिसे पेम्पिगस फोलिएसिस कहते हैं, दूसरा पेम्पिगस वल्गरिस कहते हैं, थर्ड जो होता है पेम्पिगस एरिथेमेटस होता है। लेकिन इसमें जो सबसे सीरियस है वो वल्गरिस कहा जाता है, जहाँ पे वेसिकल्स बनते हैं और वो लिप पे होता है और फ्रस्ट्रेटिंग होता है, उसको ट्रीट करना डिफिकल्ट होता है। पेम्पिगस फोलिएसिस जिसे पीएफ कहते हैं हम लोग, उसको आप मैनेज कर सकते हैं और कुछ कंडीशन में इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग बात करें कि पेम्पिगस फोलिएसिस को अगर आपको पहचानना है तो आप किस तरह से पहचानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो पेम्पिगस फोलिएसिस है ये टिपिकली इसमें वेसिकल्स बनते हैं या ब्लिस्टर्स बनते हैं, पस्यूल्स बनते हैं, ट्रैक्स बनते हैं और स्किन जो होता है बहुत ही इरिथेमेटस होता है। इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन जो होता है वो कान के पीछे नेजल प्लेनम पे या ग्राइन एरिया में होता है और एनिमल को काफ़ी इचिंग फील होती है। जब आप इसकी साइटोलॉजी करते हैं या एंटीबायोटिक देते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड ये नहीं करता है। तो पेम्पिगस ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। तो आप यहाँ पे देख करके लगेगा कि ये पायोडर्मा है क्योंकि उसमें पस्यूल्स बनते हैं, वेसिकल्स बनते हैं और स्किन में अल्सर्स बनते हैं। तो इनिशियली लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि पायोडर्मा है और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे एंटीबायोटिक जो है बिल्कुल काम नहीं करता है। एंटी एलर्जिक कुछ देते हैं तो कुछ हद तक इसमें राहत मिलती है क्योंकि इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कन्फ्यूजन इसमें, चूंकि ये फोरहेड के ऊपर होता है, आई के अराउंड होता है, नजन प्लेनम पे होता है, तो कॉमनली जो वेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डेमोडिकोसिस होगा। तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री लेना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है पेम्पिगस का जेनरली मिडिल एज के जो डॉगी होते हैं उनमें होता है। कहने का मतलब 3 से 4 साल के एज में पहली बार अपीयर होता है, जबकि डेमोडिकोसिस का अक्सर पैटर्न ये होता है कि वो 18 मंथ के एज से पहले स्टार्ट हो जाता है। फिर आप स्किन स्क्रैपिंग करते हैं तो उसमें आपको बड़े आराम से माइट्स दिख जाते हैं जो डेमोडिकोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है, या स्किन स्क्रैपिंग में आपको मिल जाता है। लेकिन पेम्पिगस में आपको स्किन स्क्रैपिंग बिल्कुल ही निगेटिव मिलता है, उसमें माइट पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा। और माइट निगेटिव होने के साथ साथ इसमें अगर आप स्किन की साइटोलॉजी करेंगे तो बेस्ट वे है पेम्पिगस को पहचानने का। स्किन साइटोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो एकैंथोलिटिक सेल्स होते हैं, यानी कि जो केराटिनोसाइट हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और एकैंथोलिटिक सेल आपको उसमें स्किन साइटोलॉजी में देखने को मिलते हैं। लेकिन कॉक्साई या रॉड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, खास करके न्यूट्रोफिल के अंदर जो कॉक्साई जब दिखता है तो दैट इज टिपिकल इंडिकेटर ऑफ पायोडर्मा। सो अगर आप स्किन साइटोलॉजी करते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास डिफ्क्यू के स्टेन हैं और आप प्रॉपरली स्टेन करते हैं तो उसमें आपको पायोडर्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक है न्यूट्रोफिल के अंदर इन्गल्फ किया हुआ कॉक्साई या रॉड्स दिखें वो आपको देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको फंगल हाइफे भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर स्टेराइल मिल रहा है, कल्चर करते हैं तो बस स्टेराइल है, उस कंडीशन में आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये जो केस है पेम्पिगस का हो सकता है। और जो बेस्ट वे है या तो आप स्किन साइटोलॉजी करें या स्किन की बायोप्सी कर सकते हैं। स्किन बायोप्सी में भी आपको एकैंथोलिटिक सेल्स मिल सकते हैं और फिर वहाँ पे डिसाइड हो जाता है
कि ये केस जो है पेम्पिगस का है। पेम्पिगस का जैसे मैं कह रहा था कि ये प्रॉब्लम जो है इम्यून मेडिएटेड है, तो डेफिनेटली इसमें इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन में कई लोगों का अपना अपना कंसेप्ट है और 2 दवाओं पे लोग कॉमनली रिलाई करते हैं, एक तो प्रेडनिसोलोन, दूसरा साइक्लोस्पोरिन। लेकिन मैं ये बता दूं कि यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन जो है वो इफेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो सीएमआई को कंट्रोल करता है। तो जो चीज़ सीएमआई को कंट्रोल कर रही है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड चीज़ों पे काम नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको साइक्लोस्पोरिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि या तो आप प्रेडनिसोलोन का यूज़ करें। प्रेडनिसोलोन के भी कई प्रोटोकॉल्स हैं। अगर रिफ्रैक्टरी है तो वहाँ पे पल्स थेरेपी किया जाता है। पल्स थेरेपी में कहने का मतलब ये है कि आप हाई डोज में पहले 3 दिन तक प्रेडनिसोलोन देंगे, उसके बाद टेपर करके उसे लोअर पे ले आते हैं। एक्चुअल जो यहाँ इम्यूनोसप्रेसिव डोज है प्रेडनिसोलोन का, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि 2 mg पर kg बॉडी वेट ओडी के हिसाब से इम्यूनोसप्रेसिव डोज दिया जाता है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टरी है 2 mg पे वो काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे आपको लगभग 5 टाइम्स ओवर डोज लेना होता है फर्स्ट 3 डेज के लिए। उसके बाद आप 2 mg पे उसे ले सकते हैं। इस प्रोटोकॉल को पल्स थेरेपी कहा जाता है। नॉर्मल डोजिंग में आपको 2 mg पर kg बॉडी वेट ओडी के हिसाब से आप प्रेडनिसोलोन का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इंजेक्टेबल आते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन है, उनको आप शॉर्ट पीरियड के लिए इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। उसके बाद आप ओरल प्रेडनिसोलोन पे रख सकते हैं। दूसरा, अगर इसमें ड्रग इफेक्टिव माना जाए तो वो माइकोफिनोलेट होता है। माइकोफिनोलेट को आप प्रेडनिसोलोन के साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, सेपरेटली एलोन भी दे सकते हैं। अगर प्रेडनिसोलोन के डोज को आपको रिड्यूस करके रखना है तो वहाँ पे आप माइकोफिनोलेट का एडिशन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उसमें बेनिफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ और भी प्रोटोकॉल्स हैं, खास करके अगर आप देखें तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ नियासिन का कॉम्बिनेशन अगर इसमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेशन है। डॉक्सीसाइक्लिन के साथ नियासिन का इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। तो आपको जज करना है कि कौन सा आपका प्रोटोकॉल काम कर रहा है, और अगर आपने सही से इस केस को डायग्नोस किया है, हालांकि ये मिस होता है, तो फील्ड कंडीशन में आपकी प्रैक्टिस डर्मेटोलॉजी की डेफिनेटली बढ़ेगी और आप क्रिटिकल केसेस जहाँ पे कोई चीज़ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसको भी कंजर्व कर लेंगे और उस डॉगी को क्वालिटी लाइफ दे पाएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा दूसरा चैनल है, आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। अगर पेट हेल्थ इशू के लिए आप जानना चाहते हैं, एडुकेट होना चाहते हैं, इन्फॉर्म होना चाहते हैं, तो मेरे चैनल डॉक्टर शंकर पेट्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, उस पर आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।